डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अपने इस जीकेजीएस के ऑनलाइन क्लास में आपके साथ एक सुपर प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाई हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षा बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई ढेरों परीक्षाएं जो बिहार से संबंधित होने वाली हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस सुपर प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और साथ साथ वे सभी छात्र जो अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और सेट बनाने के लिए। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और सभी वीडियोस भी आपको मिलते रहें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मार्बल पैलेस किस शहर में स्थित है? मार्बल पैलेस ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी बैंगलोर, डी जयपुर। कौन सा शहर है जहां मार्बल पैलेस स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। मार्बल पैलेस कहाँ है? तो मार्बल पैलेस कोलकाता में है। मार्बल पैलेस कहाँ है? कोलकाता में है। सही आंसर हो गया कोलकाता। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सी राजगोपालाचार्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? सी राजगोपालाचार्य, जिन्हें हम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भी कहते हैं। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। आपको बताना है इन्होंने कहाँ से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, स्क्रीन पे देखिए। आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। सी राजगोपालाचार्य ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु में किया था। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। शरावती घाटी किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कर्नाटक। शरावती घाटी जो कि शरावती नदी में ही स्थित है, तो इसकी उपस्थिति कहाँ है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शरावती नदी कर्नाटक में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक। शरावती घाटी कर्नाटक में है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ताइवान की राजधानी क्या है? यानी ताइवान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए विनितियन, बी माले, सी ताइपे और डी हनोई। आपको बताना है ताइवान की राजधानी कहाँ है। तो ताइवान की राजधानी हो जाएगी ताइपे। कहाँ हो जाएगी? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताइपे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हाईटेक सिटी कहाँ स्थित है? हाईटेक सिटी कहाँ स्थित है? ए बैंगलोर, बी ग्रेटर नोएडा, सी गुरुग्राम और डी हैदराबाद। कौन सा शहर है जिसे हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद। हैदराबाद को ही हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बेंगलोर को किस उपनाम से भी जाना जाता है? डैश। कौन से उपनाम से जाना जाता है? ए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बी साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और डी इनमें से सभी हो सकते हैं। देखिए आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा, एक बार आप देखिए। मैंने बार बार कहती हूँ कि आप बनाएं और आपने सही आंसर जितने भी आपके होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। मुझे भी लगता है कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि बैंगलोर के ये सभी उपनाम हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शेरशाह सूरी ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था? शेरशाह सूरी, जिनके बचपन का नाम फरीद खां था, जिनके पिता का नाम हसन खां था और ये बिहार के रोहतास के जागीरदार थे। ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी हुमायूं। शेरशाह सूरी
ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चारों ही मुग़ल काल के शासक हैं। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं के शासनकाल में आक्रमण किया था और हुमायूं को ही गद्दी से हटाकर ये दिल्ली में और आगरा में सूर राजवंश की नींव डालकर भारत में मुगलिया सल्तनत को बीच में रोक देते हैं। तो ये हैं हुमायूं के साथ इनका आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? हमारे संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों की अवधारणा ली गई है। कुल संविधान को अगर हम देखें तो वो मिश्रण है। तो ए है सोवियत संघ रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोवियत संघ रूस, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, कर्तव्य नहीं लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किससे संबंधित अधिकारी था? यानी कि मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किसे कहते थे? ए जहाज़ों का अधीक्षक, बी खादानों का अधीक्षक, सी अधीक्षण अधिकारी और डी कृषि अधीक्षक। तो सीता अध्यक्ष के नाम से किसे जाना जाता था? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको आंसर देने में लेट होता है तो आप रोक कर भी आंसर सोच सकते हैं। स्टॉप कर लीजिए, सोच लीजिए, फिर इसको प्ले कर दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा कृषि अध्यक्ष। सही आंसर कौन हो जाएगा? कृषि अध्यक्ष। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे अपना इस्तीफा सौंपता है? लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे अपना इस्तीफा सौंपता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। यहाँ पर स्थिति बदलती है। अगर बात संघ लोक सेवा आयोग की है तो अलग आंसर होंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग है तो आंसर दूसरा होगा। आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सब संघ से संबंधित हैं, तो यहाँ आपका आंसर भी संघ के अनुरूप आएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जबकि अगर यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही होती तो आंसर होता राज्यपाल। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की बात हो रही है तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। भारत में जिस तरह से सड़कों के निर्माण हुए हैं जिन्हें हम नेशनल हाईवे कहते हैं, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, उसी तरह से जब जो जलीय मार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 सबसे लंबा जलमार्ग है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस घटना को भारत में महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल के रूप में माना जाता है? यानी महात्मा गांधी ने किस घटना में पहली बार भूख हड़ताल किया था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद मिल हड़ताल, सी खेड़ा सत्याग्रह और डी रोल सत्याग्रह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी, पहला आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था। तो इसमें गांधी जी ने कोई भूख हड़ताल नहीं की थी। तो गांधी जी की भूख हड़ताल पहली बार हमें देखने को मिलती है अहमदाबाद मिल हड़ताल में, यानी ऑप्शन बी। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए होता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए होता है? ए HIV एड्स, बी सीरोसिस, सी कैंसर और डी है अतिसार। तो आपका यहाँ सही आंसर क्या होगा? तो कोबाल्ट 60 तत्व का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कैंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र जो गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ए नागसेन, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष और डी नागार्जुन। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देख लीजिए। ये सारे लोग नागसेन, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अगले प्रश्न को देखते हैं।
श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाइबल रॉक, हकगाला, किरगिलपट्टा या माउंट पेड्रो? यहाँ आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट पेड्रो है, जिसे हम दूसरे नाम में पिदिरुल तलगल्ला के नाम से भी जानते हैं। इसी चोटी को हम श्रीलंका में पिदिरुल तलगल्ला के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर ऑप्शन में माउंट पेड्रो के जगह पिदिरुल तलगल्ला दिया है तो आपका आंसर वही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? तरल ऑक्सीजन का रंग पूछ रहा है। ए नीला, बी सफ़ेद, सी हरा और डी पीला। तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप देखिए, मैं बताती हूँ, इससे पहले आप थोड़ा पहले देखा कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी नीला। तरल ऑक्सीजन का रंग नीला होता है। हम लोग अपने सेट के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? नालंदा महाविहार, पहले मैं बता दूं, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को कहते हैं। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी देवगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी देवगुप्त। नालंदा महाविहार की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। सही आंसर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त होगा इसका सही आंसर। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाइए कि नालंदा महाविहार की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त किए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर देशों की मेज़बानी 2023 में कौन सा देश करेगा? ए अमेरिका, बी भारत, सी फ्रांस और डी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। इससे पहले आप देख लीजिए कि 2022 में मेज़बानी इंडोनेशिया करने वाला है, मगर मैं आपसे पूछ 2023 रही हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भारत। 2023 में प्रस्तावित है कि मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी, यानी कि 23 की मेज़बानी भारत करेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी रांची, सी नई दिल्ली, डी नागपुर। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ए घाघरा, बी ब्रह्मपुत्र, सी चंबल और डी यमुना। इससे पहले कि आप ऑप्शन में आंसर ढूंढें, मैं आपको बता दूं कि लोहित नदी असम में बहती है, तो असम से में ही किसी नदी की ये सहायक नदी होगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सी नदी है जो असम में बहती है। जैसे घाघरा बिहार में बहती है, उत्तर प्रदेश और बिहार। यमुना यूपी और दिल्ली तक जाती है। चंबल मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन बचा बी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा बी। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कि असम में बहती है, असम में ही निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ताम्रयुग कला के रूप में किस कला को मान्यता दी गई है? ताम्रयुग, तो ऑप्शन ए है सोनोजोइक युग, बी पुरपाषाण युग, सी मध्यपाषाण युग और डी है ताम्रयुग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुरपाषाण युग और मध्यपाषाण युग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तांबे का कोई प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ताम्रयुग, जबकि सबसे अंत का युग लौह युग है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? डिजिटल गांव की बात हो रही है। ए खोनोम, बी हमीरपुर, सी अकोदारा और डी हौज खास। ये 4 गांव के नाम हैं और आपको बताना है इनमें से पहला डिजिटल गांव कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का अकोदारा। ये फर्स्ट डिजिटल बनने वाला गांव है अकोदारा। सही आंसर हो गया अकोदारा। क्वेश्चन नंबर
23। ये क्वेश्चन है आपका, ज्यामिति का पिता किसे कहते हैं? हु नो एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो फर्स्ट ऑप्शन है केपलर, बी यूक्लिड, सी पाइथागोरस और डी है न्यूटन। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ज्यामिति के पिता के तौर पे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्लिड। ये यूनान के रहने वाले थे और इन्हें ही ज्यामिति के पिता के नाम से जाना जाता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है आपके भी आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए 1930, बी 1940, सी 1968 और डी 1969। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1930। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का प्रश्न है अगला जो 25 नंबर पे है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन ए साबरमती, बी कलकत्ता, सी मुंबई और डी है मद्रास। ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? आप स्क्रीन पे ऑप्शन देखकर आंसर बता सकते हैं। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी, जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाने लगा। इसका नाम ग्वालियर टैंक मैदान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जल आसानी से घुलनशील है किसमें? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया, डी आयोडीन। इनमें से कौन है जिसमें जल आसानी से घुल जाता है? ध्यान दीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन में जल घुलनशील नहीं होगा। आपका जल जो घुलनशील होगा वो होगा अमोनिया में। किस में होगा? अमोनिया में। तो हमारा सही आंसर होगा सी अमोनिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? ए शीतलक, बी मंदक, सी अयस्क और डी ईंधन। इनमें से क्या सही है? आप अपने स्क्रीन पे ऑप्शन देखकर जवाब दीजिए। इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से सही आंसर होगा मंदक। भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल क्या है? एक मंदक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रथम बौद्ध संगति उसी वर्ष आयोजित की गई थी जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। उन्होंने अपने मृत्यु के समय सबसे अंतिम दीक्षा जिसको दी वो सुभद्र थे और अंतिम उपदेश भी सुभद्र को दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय मगध के शासक अजातशत्रु थे और उनकी मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने ही एक बौद्ध संगति का आयोजन किया जिसे प्रथम बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। और ये आयोजन मगध की राजधानी राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और इस संगति की विशेषता ये थी कि इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक 2 पुस्तकों में संग्रहित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? प्रिजन डायरी एक पुस्तक है, आपको बताना है किसने लिखी है। ए जयप्रकाश नारायण, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी मोरारजी देसाई और डी में है अटल बिहारी वाजपेयी यानी अटल जी। इसमें जो भी ऑप्शन है वो सब बिल्कुल जाने माने नाम हैं। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें इनके आंदोलन
के लिए, सर्वोदय आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। समाजवादी पार्टी की स्थापना भी इन्होंने 1934 में की थी। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत अच्छे लेखक थे जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों रहे। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का इन्हीं का रिकॉर्ड है, 10 बार, और जिसमें से 7 बार अपने जन्मदिन पर पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री रहे, माननीय अटल जी, और इनकी भी लिखी हुई कई पुस्तकें हैं, जैसे 3 दशक संसद में, सड़क से संसद तक। इन्हें भी एक लोकप्रिय लेखक और कवि के रूप में जाना जाता है, और ये हमारे एक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लेकिन ये जो पुस्तक है पिजन डायरी, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो आज का हमारा ये सुपर प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चंस का यही समाप्त होता है। लेकिन मैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपके लिए अभी लगातार लाऊंगी, और उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ इन प्रश्नों को हल किया होगा, और साथ साथ हम कुछ नए प्रश्न आपके लिए एकत्रित कर लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को लगातार देखें, सॉल्व करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। उसका